नमस्कार। आज 5 दिसंबर 2025 है और हमारे पास 4 दिसंबर के कुछ बेहद दिलचस्प लेखों का एक संग्रह है। हाँ, और ऊपर से देखने पर ये सब एकदम अलग अलग लगते हैं। बिल्कुल। एक तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली में हैं, दूसरी तरफ चेन्नई की सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। और साथ ही रुपया डॉलर के मुकाबले 90 के नीचे गिर गया है, तो वहीं सरकार के एक ऐप पर निजता को लेकर बवाल मचा हुआ है। तो चलिए आज इन सभी खबरों की तह तक चलते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि इन अलग अलग सुर्खियों के बीच का कनेक्शन क्या है। सही कहा, क्योंकि ये सारी खबरें, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की हों या घरेलू शासन की, एक ही बड़े सवाल की ओर इशारा कर रही हैं। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि इस अनिश्चित और तेजी से बदलती दुनिया में भारत अपनी राह कैसे बना रहा है। आज हम देखेंगे कि कैसे वैश्विक दबाव, तकनीकी बदलाव और यहाँ तक कि मौसम भी देश की नीतियों और आम लोगों की जिंदगी पर एक साथ असर डाल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वैश्विक मंच से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 30 घंटे की भारत यात्रा। ये कोई मामूली दौरा तो नहीं लग रहा। मामूली तो बिल्कुल नहीं है। इस पर वॉशिंगटन, बीजिंग और यूरोप की राजधानियों से पैनी नजर रखी जा रही है। हाँ, एक लेख में तो यहाँ तक कहा गया है कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। एक दूसरे लेख में तो 50% टैरिफ का भी जिक्र है। तो क्या ये एक तरह से सजा है? सजा शायद सही शब्द ना हो, लेकिन दबाव जरूर है। ये एक क्लासिक, क्या कहते हैं, जियोपॉलिटिकल चेस मैच चल रहा है। अच्छा। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देश रूस को अलग थलग करना चाहते हैं और भारत पर भी जाहिर है दबाव है कि वो किसी एक तरफ हो जाए। लेकिन भारत तो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर देता रहा है। बिल्कुल, जिसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, और भारत उसी पर अड़ा हुआ है। पुतिन की ये यात्रा उसी बात का एक बड़ा प्रतीक है। दिलचस्प बात यह है कि इस यात्रा से ठीक पहले अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों के राजदूतों ने मिलकर एक साझा लेख लिखा था। ओह, उसमें क्या था? उसमें रूस की कड़ी आलोचना की गई थी। मतलब ये साफ तौर पर माहौल को प्रभावित करने की कोशिश थी। और इस यात्रा के केंद्र में रक्षा सौदे भी हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम और सुखोई 57 लड़ाकू विमानों पर बात हो रही है। हाँ, और एक लेख हमें याद दिलाता है कि रूस दशकों से हमारा कितना भरोसेमंद रक्षा भागीदार रहा है। 1962 में MiG-21 बनाने की तकनीक देने से लेकर 1987 में परमाणु पनडुब्बी लीज पर देने तक। ये रिश्ता तो वाकई बहुत गहरा है। बहुत गहरा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहीं पर एक जरूरी सवाल उठता है। एक तरफ हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम अपने सबसे जरूरी रक्षा उपकरणों के लिए आज भी रूस पर इतने निर्भर हैं। ये एक विरोधाभास जैसा लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये दोनों का मिश्रण है। देखिए, दशकों पुराने रूसी प्लेटफॉर्म्स को रातों रात बदलना नामुमकिन है। ये हमारी मजबूरी है। और साथ ही ये दुनिया को एक संदेश भी है कि भारत अपने फैसले खुद लेगा। बिल्कुल। लेकिन इस रिश्ते में एक और बड़ी चुनौती है जिस पर कम बात होती है। वो है व्यापार असंतुलन, ट्रेड इम्बैलेंस। वो कितना है? हम रूस से लगभग 65 अरब डॉलर का सामान खरीदते हैं, जिसमें ज्यादातर तेल और रक्षा उपकरण है। और हम उन्हें बेचते कितना है? सिर्फ 5 अरब डॉलर का सामान। 65 अरब डॉलर का आयात और सिर्फ 5 अरब का निर्यात, ये अंतर तो चौंकाने वाला है। दोनों देश व्यापार को 100 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये होगा कैसे? यही तो मिलियन डॉलर का सवाल है। हमें फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल्स में बाजार तलाशने होंगे। इसी दिशा में एक दिलचस्प पहल है, इंडिया रशिया मोबिलिटी एग्रीमेंट। अच्छा, ये क्या है? इसके तहत भारतीय कामगारों, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों, के लिए रूस में काम करने के रास्ते खुल सकते हैं। एक लेख में बताया गया है कि रूस अपने साइबेरिया जैसे इलाकों में चीन के बहुत ज्यादा प्रभाव से बचना चाहता है। तो वो भारतीय कामगारों को एक विकल्प के तौर पे देख रहा है। इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। चलिए अब इस भू राजनीतिक खींचतान का असर हमारी जेब पर कैसे पड़ रहा है उस पर आते हैं। रुपया डॉलर के मुकाबले 90 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया है। और इसका सीधा कनेक्शन अमेरिका के लगाए गए टैरिफ से है। जब हमारे निर्यात पर टैरिफ लगता है तो हमारा व्यापार घाटा बढ़ता है और रुपए पर दबाव आता है। और विदेशी निवेशक भी पैसा निकाल रहे हैं। हाँ, वो भी घबराए हुए हैं। 2025 में अब तक वो 15 अरब डॉलर से ज्यादा की भारतीय संपत्ति बेचकर पैसा बाहर ले जा चुके हैं। ये सब मिलकर रुपए को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन इस पर भी राय बटी हुई है। एक संपादकीय इसे एक गंभीर आर्थिक संकट की शुरुआत बता रहा है। वहीं दूसरे लेख में कहा गया है कि कमजोर रुपया हमारे निर्यातकों के लिए वरदान हो सकता है।
यहाँ तक कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। तो सच क्या है? हमें घबराना चाहिए या नहीं? सच इन दोनों के बीच में कहीं है। यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका बहुत बहुत अहम हो जाती है। आरबीआई के पास तो अच्छा खासा विदेशी मुद्रा भंडार है ना? हाँ, लगभग 688 अरब डॉलर का। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। वो चाहें तो बाजार में डॉलर बेचकर रुपए को गिरने से रोक सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं है, कम से कम आक्रामक तरीके से तो नहीं किया है। शायद वो रुपए को बाजार की ताकतों के हिसाब से अपनी सही जगह खोजने दे रहे हैं। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने जैसा है। कैसे? देखिए, अगर रुपया बहुत ज्यादा गिरता है तो हमारा आयात, खासकर कच्चा तेल, बहुत महंगा हो जाएगा और महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आरबीआई रुपए को जबरदस्ती मजबूत रखता है तो हमारे निर्यातक पिछड़ जाएंगे। तो ये एक तरह की दो धारी तलवार है। बिल्कुल। और आपका वो सवाल बहुत जरूरी है कि ये सुरक्षा कवच हमेशा काम करेगा। अगर विदेशी निवेशक इसी रफ्तार से पैसा निकालते रहें तो 847 अरब डॉलर भी कितने दिन चलेंगे, ये गंभीर चिंता है। तो ये थी बड़ी बड़ी बातें, अमेरिका, रूस, डॉलर, टैरिफ। चलिए जरा जमीन पर आते हैं, चेन्नई की गलियों में, जहां लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती मौसम था। चक्रवात दित्वा। हाँ, इसने पहले श्रीलंका में भारी तबाही मचाई, जहां 474 लोगों की मौत हो गई, और फिर उसने चेन्नई को अपनी चपेट में ले लिया। एक ही दिन में 18 सेंटीमीटर बारिश। पूरा शहर थम गया। और ये सिर्फ एक दिन की भारी बारिश की कहानी तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे शहरों की प्लानिंग और बुनियादी ढांचे की पोल खोलती है। आपको याद होगा 2015 में चेन्नई में भारी बाढ़ आई थी। हाँ, मुझे याद है। उसके बाद सरकार ने स्टॉर्म वाटर ड्रेन नेटवर्क यानी बरसाती नालियों के सिस्टम पर करीब 5,200 करोड़ रुपए खर्च किए। 1100 किलोमीटर नई नालियां बनाई। 5,200 करोड़? ये तो बहुत बड़ी रकम है। फिर भी शहर डूब गया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि समस्या डिजाइन में है। एक लेख बहुत अच्छी तरह से समझाता है कि ये जो नया सिस्टम बना वो कुछ घंटों की तेज बारिश को संभालने के लिए तो ठीक है, मतलब शॉर्ट बर्स्ट्स के लिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब कई घंटों तक लगातार मूसलाधार बारिश होती है, जैसा चक्रवात के समय हुआ, तो ये सिस्टम फेल हो जाता है। पानी को निकलने की जगह ही नहीं मिलती है। और यहाँ एक और परेशान करने वाली बात सामने आई है, पारदर्शिता की कमी। 2021 की बाढ़ के बाद एक थिरुपुगौद समिति बनी थी, जिसने 600 पन्नों की एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। सरकार इसका जिक्र तो करती है, लेकिन रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। तो यही तो असल मुद्दा है। मतलब पैसा खर्च हुआ, कमेटी बनी, रिपोर्ट भी आई, लेकिन वो रिपोर्ट है कहाँ? आम नागरिक को ये जानने का हक है कि उस रिपोर्ट में क्या सिफारिशें थीं और सरकार ने उन पर कितना काम किया। ये सीधे सीधे नागरिकों और प्रशासन के बीच भरोसे का सवाल है। बिल्कुल। और भरोसे का यही सवाल हमें एक और बड़ी बहस की तरफ ले जाता है, जो इसी हफ्ते सुर्खियों में रही। संचार साथी ऐप। हाँ, सरकार ने एक आदेश जारी किया कि ये ऐप सभी नए स्मार्टफोन्स में पहले से ही इंस्टॉल होकर आएगा। सरकार का इरादा तो शायद नेक था, मतलब लोगों को बढ़ते हुए साइबर फ्रॉड से बचाना। और आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। पिछले साल ही 22.68 लाख लोग साइबर अपराध का शिकार हुए। ये ऐप खोए हुए फोन को ब्लॉक करने में मदद करता है। लेकिन विपक्ष और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे निजता पर एक बड़ा हमला बताया। उनका कहना था कि ये सरकार को हर नागरिक पर नजर रखने का एक जरिया दे देगा। ये तो बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू वाली बात हो गई। और ये बहस सीधे सीधे 2017 के पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक फैसले से जुड़ती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निजता को एक मौलिक अधिकार माना था। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये बहस तो पूरी दुनिया में चल रही है। सुरक्षा बनाम निजता। सही कहा। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश भी ऐसे कानून बना रहे हैं जो जांच एजेंसियों को एन्क्रिप्टेड संदेशों तक पहुंच दे सके। लेकिन यहाँ बुनियादी सवाल ये है कि क्या अपराध रोकने के नाम पर पूरी आबादी की निजता से समझौता किया जा सकता है? इस कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आया। भारी विवाद के बाद सरकार ने अपना वो आदेश वापस ले लिया। हाँ। लेकिन मजे की बात यह है कि ठीक उसी दिन मंगलवार को 6 लाख नागरिकों ने अपनी मर्जी से इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए रजिस्टर किया। ये बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब है कि लोग सुरक्षा चाहते हैं, वे साइबर फ्रॉड से बचना चाहते हैं, लेकिन वे इसे अपनी शर्तों पर चाहते हैं। उन्हें एक विकल्प चाहिए, मजबूरी नहीं। सही बात है। वो नहीं चाहते कि सरकार तय करे कि उनके फोन में कौन सा ऐप होगा।
ये फिर से उसी भरोसे वाली बात पर आ जाता है। बिल्कुल। तो हमने विदेशी दबाव झेले, घरेलू चुनौतियों से निपटे, अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं। हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लेख है जिसमें वो प्राकृतिक खेती पर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। हाँ, ये कोयम्बटूर में हुए साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट पर आधारित है। और इसमें कुछ कमाल की कहानियां हैं। एक किसान है जो सिर्फ 10 एकड़ जमीन पर केले, नारियल, पपीते के साथ साथ 60 देसी गायें और 400 बकरियां भी पालते हैं। वाओ! एक युवा ग्रेजुएट है जो हर महीने 30 टन सब्जियां सप्लाई करता है और 3000 दूसरे किसानों को ट्रेनिंग दे चुका है। यहाँ तक कि एक बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशनल की भी कहानी है। ये सिर्फ कुछ अच्छी कहानियां नहीं है, ये भारत के कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। दशकों से हम रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भर रहे हैं, जिससे पैदावार तो बढ़ी, लेकिन हमारी मिट्टी की सेहत खराब हो गई और खेती की लागत भी बहुत बढ़ गई। बिल्कुल। प्राकृतिक खेती, जिसमें पंचगव्य और जीवामृत जैसी पारंपरिक विधियों का इस्तेमाल होता है, इन दोनों समस्याओं का एक टिकाऊ समाधान पेश करती है। लेकिन क्या ये मॉडल बड़े पैमाने पर काम कर सकता है? क्या सिर्फ पारंपरिक तरीकों से हम 140 करोड़ लोगों का पेट भर सकते हैं? ये एक बहुत जायज सवाल है। शायद पूरी तरह से रासायनिक खेती को बदलना अभी संभव न हो, लेकिन ये एक सही दिशा में उठाया गया कदम है। सरकार का नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग भी इसे बढ़ावा दे रहा है। ये एक तरह से अपनी जड़ों की ओर लौटना है, जो हमें ज्यादा आत्मनिर्भर बना सकता है, पर्यावरण और आर्थिक दोनों तरह से। तो एक तरफ हम खेती के जरिए अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं, वहीं एक और लेख हमें हमारे पड़ोस में हो रही कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताता है जो लोकतंत्र की जड़ों को ही खोखला कर रही हैं। हाँ, और ये दक्षिण एशिया में एक बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड की ओर इशारा करता है। क्या है ये ट्रेंड? इसे कहते हैं ऑटोक्रेटिक लीगलिज्म। इसका मतलब है कि कानून का शासन खत्म करने के लिए कानून का ही इस्तेमाल करना। जब सत्ताधारी लोग संविधान और कानूनी प्रक्रियाओं को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके सारी ताकत अपने हाथ में ले लेते हैं। ये सुनने में ही कितना विरोधाभासी लगता है। कानून का इस्तेमाल कानून को खत्म करने के लिए। बिल्कुल। लेख में इसके 2 ताज़ा और खतरनाक उदाहरण दिए गए हैं। पहला बांग्लादेश का, जहां एक विशेष न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है और इस पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। और दूसरा उदाहरण पाकिस्तान का है, जहां 27वां संविधान संशोधन किया गया है। इसने सेना प्रमुख को स्थायी रूप से रक्षा बलों का प्रमुख बना दिया है, जिससे सेना को अभूतपूर्व संवैधानिक अधिकार मिल गए हैं और न्यायपालिका की शक्ति को बहुत कम कर दिया गया है। ये तो सुनने में बहुत डरावना लगता है, क्योंकि हमारे अपने इतिहास में भी आपातकाल को एक दौर रहा है जहां कानून का इस्तेमाल करके ही नागरिकों के अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। ये लेख एक चेतावनी की तरह लगता है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये हमें याद दिलाता है कि कोई भी संविधान, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों न लिखा गया हो, अपने आप में लोकतंत्र की गारंटी नहीं दे सकता। तो फिर असली सुरक्षा कवच क्या है? असली सुरक्षा कवच है संस्थाओं की स्वतंत्रता, एक आजाद न्यायपालिका, एक निडर प्रेस और एक जागरूक नागरिक समाज। जब ये संस्थाएं अपनी स्वतंत्रता खो देती हैं, तो वही कानून जो हमारी रक्षा के लिए बना था, दमन का एक औजार बन जाता है। तो आज हमने एक लंबा सफर तय किया, पुतिन की दिल्ली यात्रा से शुरू करके रुपए की गिरावट तक, चेन्नई की बाढ़ से लेकर संचार साथी ऐप पर निजता की बहस तक, और फिर प्राकृतिक खेती से लेकर लोकतंत्र की बुनियाद तक। इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ देखने पर एक तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। और इन सभी चर्चाओं के बाद एक विचार सोचने के लिए रह जाता है। हम आत्मनिर्भरता की बहुत बात करते हैं, लेकिन आज की इस जटिल और जुड़ी हुई दुनिया में आत्मनिर्भर होने का असली मतलब क्या है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या इसका मतलब S-400 मिसाइल खरीदना है ताकि हम अपनी रक्षा खुद कर सकें, या फिर ऐसी नालियां बनाना है जो हमारे शहरों को डूबने से बचाएं? क्या आत्मनिर्भरता का मतलब रुपए को गिरने से रोकना है, या अपनी निजता के अधिकार को बचाए रखना है, या फिर अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ बनाना है? या फिर इन सब से बढ़कर आत्मनिर्भरता का मतलब उस लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे की रक्षा करना है जो इन सभी चीजों को संभव बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा।